नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत प्यारा सा सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं और वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अचीवर्स वेब। दोस्तों, आज की बात की शुरुआत फिर से एक शानदार कोट्स के साथ करूंगा। कोट्स क्या था, आप लोगों ने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा इस बातों को कि जब से निकला हूँ मंजिल की तरफ नज़र है। ओके, जब से निकला हूँ मंजिल की तरफ नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। काफ़ी शानदार लाइन्स है। आप लोगों ने बहुत सारी बार ये सारी लाइन्स को सुना होगा, तो कुछ कुछ लाइन्स आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती होगी। तो प्लीज़ बातों को समझिए और उसके अकॉर्डिंग फॉलो किया कीजिए जितना हो सके, ठीक है। और आपको पता है कि आज है 5 जून और 5 जून बहुत ही स्पेशल होता है क्योंकि इस दिन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ओके, तो आज के सेशन काफ़ी शानदार होने वाला है, बहुत सारी बातें करेंगे। ओके, तो हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाइए, फ्रेश हो जाइए और आराम से सारी प्रश्नों को देखिए। आज के आने वाले इस सेशन में हम लोग आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को करेंगे और साथ ही साथ उसके साथ एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्न भी होंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, एक रिक्वेस्ट उन लोगों से जो चैनल पर नए हैं, एक रिक्वेस्ट है प्यारा सा कि दोस्तों प्लीज़ यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसमें आपका भी भलाई है और हमारा भी भलाई है। ओके, चलिए, भलाई क्या है हमारा, कि आपके पास और लोगों के पास जो सपना है हम सब का कि पहुँचे न्यूज़ या फिर ज्ञान पर की बातें पहुँचे, वो पूरा हो सकेगा। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज की बात, आज की एजेंडा के साथ। आज का एजेंडा में क्या है, इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़ है, ऑबिचुअरी के बारे में होगा, इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल चाहे हो इंटरनेशनल हो। ओके, मैप ऑफ द डे की बात हम लोग करेंगे, स्पोर्ट्स न्यूज़ की बात करेंगे और मैप ऑफ द डे या कंट्री ऑफ द डे के बारे में यदि हम बात कर ले तो आज हम लोग ब्राज़ील के बारे में जानेंगे। तो ये सेशन भी काफ़ी शानदार होने वाला है। आगे आने वाले 3-4 मिनट में सबसे पहले मैं आपको ब्राज़ील के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। ओके, उसके बाद फिर हम लोग आज के करंट अफेयर्स के सेशन की ओर चलेंगे। तो ये था हमारा आज का एजेंडा। अब देख लेते हैं, सबसे पहले आपके सामने हाजिर है ब्राज़ील का मैप। ओके, ये हमारा ब्राज़ील का मैप है। सबसे पहले ब्राज़ील की कुछ ऊपर की बातें जानिए। यदि कंटिनेंट की बात कर ले तो साउथ अमेरिका कंटिनेंट का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील आपको दिख जाएगा। ओके, और ऐसे एरिया वाइज भी बड़ा है इंडिया से। आपको पता ही होगा कि रूस सबसे टॉप पर है, कनाडा, अमेरिका, चीन, उसके बाद फिर ब्राज़ील, मतलब 5वें नंबर पर ब्राज़ील आता है। किसमें, एरिया वाइज पूरे विश्व में, और हमारा भारत 7वें नंबर पर है। ये बातें तो आपको पता ही होगी। ओके, ब्राज़ील की राजधानी की बात कर ले तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है, ठीक है। बाउंड्री शेयरिंग की यदि हम आपसे बात कर ले कि भाई ब्राज़ील का बाउंड्री शेयर किसके किसके साथ होता है, तो नीचे से यदि हम शुरू करेंगे तो एक बार बस देख लीजिए, रटना नहीं है। उरुग्वे दिख रहा होगा आपको, अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलीविया, ओके, और इधर चलिए पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, फ्रेंच गुआना, डच गुआना, ओके, ये सबसे, और एक सूरीनाम। तो इस तरह से जितने भी आसपास के देश है साउथ अमेरिका कंटिनेंट के सबसे टच होता है, सिर्फ 2 देश को छोड़कर। वो कौन कौन से देश है उसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस देश को छोड़कर ये लगभग सारे देशों से टच करता है। तो उस 2 देश का नाम एक इक्वाडोर है और एक पेरू है। ओके, नहीं सॉरी, पेरू तो टच कर ही रहा है, एक इक्वाडोर और एक चिली। ध्यान रखिएगा कि ब्राज़ील से मात्र साउथ अमेरिका कंटिनेंट के 2 देश नहीं टच करते हैं, एक इक्वाडोर है इधर साइड में होगा और एक पेरू है, सॉरी चिल्ली है। ओके, तो इक्वाडोर और चिल्ली ध्यान रखिएगा। चलिए अब थोड़ा सा इसकी अंदर की बात किए जाए। आपको दिख रहा होगा ये साओ पाउलो इसका सबसे बड़ा बंदरगाह है। ओके, साओ पाउलो सबसे पहले बात कर ले तो ये कॉफ़ी का बंदरगाह है, ठीक है। और इसके बारे में बात किया जाए साओ पाउलो के बारे में तो कॉफ़ी की मंडी। ओके, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि कॉफ़ी की मंडी किस शहर को कहा जाता है तो ये साओ पाउलो। और साओ पाउलो के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा नगर है। दक्षिणी गोलार्ध में जितने भी देश है, ऑस्ट्रेलिया आपको दिख जाएगा, न्यूजीलैंड वगैरह दिख जाएगा, सब देशों में जो सबसे बड़ा शहर है ये कौन सा है, साओ पाउलो ही है। ओके, यदि ब्राज़ील की भाषा की बात कर ली जाए तो आपको तो पता ही होगा कि ब्राज़ील की भाषा क्या है, पुर्तगाली है। ओके, ब्राज़ील के लोग को ब्राज़ीलियन बोलते हैं, है ना। देखिए, ब्राज़ील कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और क्या, ब्राज़ील को सांपों का देश भी कहा जाता है, ठीक है। ब्राज़ील में सिनकोना के छाल से जो मलेरिया की दवा बनती है, क्विनैन बनती है, तो सिनकोना के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में है ब्राज़ील। ओके,
और बात कर लीजिए ब्राज़ील के बारे में, तो ब्राज़ील में मैंने जैसा कि पहले बताया कि कॉफ़ी बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। तो कॉफ़ी जिस मिट्टी में उत्पादन होता है उसको टेरो रोसा मिट्टी कहा जाता है। क्या? टेरा रोसा मिट्टी। ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि टेरा रोसा मिट्टी में किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है ब्राज़ील में, तो कॉफ़ी। या फिर टेरा रोसा मिट्टी का संबंध किस फसल से है, तो कॉफ़ी। ओके, अच्छा, ब्राज़ील के जो कॉफ़ी बागान होते हैं जहाँ कॉफ़ी उपजाए जाते हैं उसको फेजेंडा बोला जाता है। क्या? फेजेंडा। ठीक है। और बाकी ब्राज़ील की यदि इंपॉर्टेंट नदी की बात कर ली जाए तो आपको अमेजोन दिख रहा होगा, तो अमेजोन इसकी इंपॉर्टेंट नदी है ही। ओके, तो ये सारी बातें ब्राज़ील के बारे में आई थिंक इनफ है। ब्राज़ील को सांपों का देश कहा जाता है। ओके, बाकी बातें तो आपको पता ही होगी, बहुत सारी बातें इसके बारे में मैं बता दिया हूँ, इतना इनफ है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो साओ पाउलो को ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक यदि आपको सेंटोस दिखेगा, नहीं दिख रहा है, इधर एक इसका ये कॉर्नर पर एक बंदरगाह है जिसका नाम सेंटोस है, तो उसके बारे में ही पूछ देता है कि भाई सेंटोस जो है किस चीज़ का पोर्ट है, तो कॉफ़ी पोर्ट है। और एक और इम्पोर्टेंट शहर है, इसके बारे में भी जान लीजिए, रियो डी जेनेरियो का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। पिछला रियो ओलंपिक कुछ दिन पहले, जो पिछले वाला ओलंपिक हुआ था कुछ साल पहले, वो रियो में ही हुआ था, तो रियो जो है ब्राज़ील में है। ओके, तो इतनी सारी ब्राज़ील की बातें हो गई, ये इनफ है। ध्यान रखिएगा, जो पॉइंट्स आपको पता है वो तो पता है ही, और जो नहीं पता है उसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग आज की सुर्खियों की ओर और आज की करंट अफेयर्स की ओर। तो सबसे पहला न्यूज़ हमारा इंटरनेशनल न्यूज़ आज का है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसके बारे में जानेंगे, कब से इसकी शुरुआत हुई, इस वर्ष की थीम क्या है, और बहुत सारी बातें अंदर की जाएगी। अगला प्रश्न है कि फोर्ब्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 100 खिलाड़ी की सूची में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? हमारे विराट भैया हैं, चीकू भैया हैं। ओके, न्यूजीलैंड के डेवोन कॉनवे ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाने का पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कितने रन का स्कोर था, और बहुत कुछ जानेंगे हम लोग इसके अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए है कि 1980 के दशक के मॉरिशस के आर्थिक चमत्कार का जनक माने जाने वाले मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ का हाल ही में निधन हो गया है। ओके, इनके बारे में जानेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली थे जिसके कारण भारत में भी एक दिन का शोक रखा गया है। ठीक है, राष्ट्रध्वज को आधा झुकाया जाएगा। अगला है कि नेशनल न्यूज में पहला है कि भारत ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीनटेक एक्सचेंज शुरू किया है। ओके, इसके बारे में भी जानेंगे। अगला है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने महाराष्ट्र के नासिक में स्थित बौद्ध गुफा परिसर में 3 नए गुफाओं की खोज की है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम चौथे स्थान पर है। जिस तरह से आईसीसी की रैंकिंग निकलती रहती है कि कौन टॉप पर है टेस्ट में, वनडे में, T20 में, तो उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की रैंकिंग निकली है जिसमें भारतीय पुरुष टीम चौथे स्थान पर है। महिला टीम का हाल क्या है, इसको जानने के लिए आपको अंदर के प्रश्न की तरफ चलना पड़ेगा। ओके, अगला है कि रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान में 9.5% कटौती की है। थोड़ा सा कटौती हुआ इसलिए सेंसेक्स भी थोड़ा सा नीचे रहा है आज। ओके, तो ये थी हमारी आज की सुर्खियाँ। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। ओके दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा। बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है, अपने आप लाइक कर दीजिए। ओके, और अपने यार दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, तो आइए अब शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन मेंस टीम इन द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग्स? तो ये चौथे स्थान पर हमारी भारत पहुंची है, और ये यदि इसकी बात कर लीजिएगा ना आप लोग, तो ये अब तक की सबसे हाईएस्ट रैंकिंग है इंडिया की। ओके, मतलब भारत पहली बार चौथे स्थान पर पहुंचा है हॉकी में। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट पर कौन है यदि बात कर लिया जाए तो फर्स्ट पर बेल्जियम है, सेकेंड पर ऑस्ट्रेलिया है, थर्ड पर नीदरलैंड्स है, और फोर्थ पर हमारा भारत है। ओके, अब आइए एक्स्ट्रा मसाला की ओर चला जाए। एक्स्ट्रा मसाला का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में महिला टीम किस स्थान पर है? ओके, तो ये महिला टीम 9th स्थान पर रही है। भारत का जो पुरुष टीम है वो 4th स्थान पर रहा है। पुरुष टीम में यदि फर्स्ट पर बात कर लिया जाए तो बेल्जियम है। ओके, हेडक्वार्टर ऑफ हॉकी इंडिया, हॉकी इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो न्यू दिल्ली है, इसके बारे में आपको पता ही होगा। वर्तमान में हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं ज्ञानेंद्रो निगोम्बम। ओके, नागालैंड तरफ के हैं, आपको पता ही होगा, या अरुणाचल प्रदेश के, कंफर्म नहीं हूँ मैं। ओके, अगला है कि हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH कहाँ है? तो लौसाने स्विट्जरलैंड में है। ओके, स्विट्जरलैंड में आपको बहुत सारे संस्थान के हेडक्वार्टर मिलेंगे, खासकर जेनेवा में बहुत ज़्यादा है। ओके,
अभी वर्तमान में ये जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है FIH है, इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो ये डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी हैं। ओके दोस्तों, और जानिए कि किस हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर महान ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रख दिया गया है। बलबीर सिंह सीनियर को तो जानते ही होंगे, 3 बार ओलंपिक पदक विजेता थे। ओके, अब इनका निधन हो गया है पिछले साल, ठीक है। और बलबीर सिंह जूनियर का भी निधन हो गया है। तो दोस्तों इनके नाम पर मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम रखा जा रहा है। ओके, फिर है कि हाल ही में हॉकी इंडिया ने निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है? तो आप लोग हाल फिलहाल में ये सब न्यूज़ पढ़े होंगे कि ATN ग्लिच पुरस्कार से हॉकी इंडिया को कुछ दिन पहले अवार्डी बना था हॉकी इंडिया, मतलब कि ये पुरस्कार जीता था। ओके, अब आइए अगले प्रश्न की ओर चला जाए। उसके पहले ये प्रश्न को रिकैप कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम ने 4थे स्थान को प्राप्त किया है, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट है। ओके दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चला जाए। जानते हैं मॉरिशस गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, आर्थिक चमत्कार का जनक माने जाने वाले बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्तित्व है इनका नाम था अनिरुद्ध जगन्नाथ जी। इनका निधन हो गया है, तो आइए इनके बारे में पढ़ा जाए। 1980 के दशक के मॉरिशस के आर्थिक चमत्कार का जनक माने जाने वाले और पूर्व प्रधानमंत्री और मॉरिशस गणराज्य के राष्ट्रपति का हाल ही में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? ओके, क्वेश्चन से ही लग रहा हो कि काफ़ी बहुत बड़े व्यक्तित्व थे। पढ़ते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस who was considered the father of the Mauritius economic miracle of the 1980s, passed away recently। दोस्तों आप लोग को शायद याद हो तो इन्हें अनिरुद्ध जगन्नाथ साहब को पिछले साल पद्मश्री भी दिया गया था, शायद आप लोगों को याद हो तो। ओके, अच्छा और बात कर लेते हैं। एक दिन का भारत में भी शोक रखा गया है, राष्ट्रध्वज को आधा झुकाया जाएगा, तो इतना क्या लगाव है? तो सबसे बड़ा बात तो ये है कि अनिरुद्ध जगन्नाथ भाई साहब जो सर जी थे, ये हमारे भारत के थे, भारतीय मूल के थे। मतलब कहने का मतलब है कि भारतीय मूल के थे। अब आपको बहुत जगह भारतीय मूल के क्यों दिखते हैं? तो मैंने आपको बताया कि पहले क्या था, पहले सभी जगह लगभग जगह पर ब्रिटिश शासन था, अंग्रेज़ों का शासन था। तो अंग्रेज़ों का भारत में ये इसलिए भी आना अच्छा था क्योंकि यहाँ सस्ते बहुत ही कम कीमत पर मज़दूर मिल जाते थे। ओके, और मज़दूरों को ये अन्य बहुत जगह देशों में भेजे हैं। तो अब जो मज़दूर जहाँ रह गए, मान लीजिए कि आपको अभी वर्तमान में भेज दिया जाए अमेरिका, और आप लोग अभी से अमेरिका में रहने लगे, तो फिर आपको आने का मन तो करेगा नहीं। तो आप धीरे धीरे क्या करेंगे? वहीं शादी करेंगे, फिर वहीं धीरे धीरे अपना साम्राज्य विस्तार करेंगे। तो फिर भविष्य में आपके पोते पोती जो आएंगे, वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। कोई पॉलिटिकल फील्ड में पहुंचेगा, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, वगैरह वगैरह। तो यही सब चल रहा है, ठीक है। वर्तमान में जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ जी, ठीक है। लगभग आपको जो मिलेंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री मिलेंगे, वो सब आपको भारतीय मूल के दिखेंगे। और थोड़ा सा अनिरुद्ध जगन्नाथ की बात कर लेते हैं। तो 2003 से 2014 तक ये राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे, और उसके पहले ये प्रधानमंत्री के रूप में भी काम कर चुके थे, ठीक है। तो मिला जुलाकर अनिरुद्ध जगन्नाथ जी मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे, पूर्व राष्ट्रपति थे, आर्थिक चमत्कार के जनक माने जाते थे, जो 1980 में मंदी आई थी उसका। ओके, इसलिए इनका नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक कि अब इनके बारे में आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, कुछ भी बातें होंगी, तो आप लोग ज़रूर उसमें भाग लीजिएगा और उस प्रश्न को ज़रूर बनाइएगा। ओके, अब आइए एक्स्ट्रा मसाला की ओर चलते हैं। करेंट PM ऑफ मॉरिशस, वर्तमान में मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? तो मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले ही बताया है कि प्रविंद जगन्नाथ जी वर्तमान में मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। ओके, अगला है कि भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित पूर्व सदस्य का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था TM कल्याणन गौंडर। ओके, ये कुछ दिन पहले तक भारतीय संविधान सभा के एकमात्र जीवित सदस्य थे, ठीक है। बाकी अन्य सदस्य का निपटारा कब का हो चुका है। अगला है कि भारत की पहली प्रशिक्षित कला क्यूरेटर का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थी? तो वह अलका रघुवंशी जी थी। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये HS डोरास्वामी। ऑप्शंस तो नहीं है आपके पास, थोड़ा सा प्रश्न में एरर है। अगला है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और एक अनुभवी परमाणु वैज्ञानिक का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? तो श्री कुमार बनर्जी। एक और प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम ओम प्रकाश भारद्वाज जी था। और ये प्रश्न तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक पर्यावरणविद थे। इसका मतलब कि इन्वायरमेंटलिस्ट थे। ओके, पर्यावरणविद, पर्यावरण के प्रति समर्पित थे। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपके लिए है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में स्थित बौद्ध गुफा परिसर में 3 नए गुफाओं की खोज की है? द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है डिस्कवर्ड 3 न्यू केव्स इन द बुद्धिस्ट केव कॉम्प्लेक्स लोकेटेड इन विच स्टेट?
तो जो महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है बौद्ध गुफा, उस परिसर में 3 अन्य नए गुफाओं की खोज की गई है। किसके द्वारा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा। ओके, ध्यान रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, अब आइए एक्स्ट्रा मसाला की ओर चला जाए, देखते हैं कि और इसमें क्या क्या प्रश्न आपके लिए दिए गए हैं। तो पहला है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। अजंता, एलोरा, एक और एलिफेंटा है। ठीक है, तो अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं, ये तीनों महाराष्ट्र में स्थित है और तीनों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी सम्मिलित किया गया है। कब का? ओके, अगला है कि भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश। इसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा होगा, पाषाण काल में मिलते हैं इसके न्यूज। ओके, अगला है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फॉर्मेशन। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, इसका गठन कब हुआ था? तो 1861 में। फाउंडर इसके कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वी विद्यावती हैं। ओके, वी विद्यावती अभी वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए ये प्रश्न तो हो गया, बस ध्यान रखिएगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो महाराष्ट्र के नासिक में बौद्ध गुफा परिसर है, उसमें 3 नए गुफाओं की खोज की है। ओके, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ओके, अब आइए अगले प्रश्न की ओर चला जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीनटेक एक्सचेंज शुरू किया है? विच कंट्री है लॉन्च्ड मिशन इनोवेशन क्लीनटेक एक्सचेंज, अ ग्लोबल इनिशिएटिव टू प्रमोट क्लीन एनर्जी इनोवेशन। ओके, खासकर स्वच्छ नवाचार, जो मतलब जो ये सब सोलर एनर्जी है, वाइंड एनर्जी है, ये सब एनर्जी में नवाचार कैसे हो सके और कैसे कैसे इसको और स्वच्छ बनाया जा सके। वैसे तो ये सब स्वच्छ है ही, ठीक है, इसके लिए एक मिशन का शुरुआत की गई है भारत के द्वारा। सिर्फ भारत ही नहीं, 23 और अन्य देश के द्वारा भी शुरू किया गया है। बेसिकली दोस्तों ये जो है मिशन इनोवेशन क्लीनटेक एक्सचेंज, ये 2.0 है। ओके, जो 2015 में जो सम्मेलन हुआ था उसमें मिशन क्लीनटेक एक्सचेंज शुरू किया गया था और ये उसका दूसरा वर्जन है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, मिशन इनोवेशन क्लीनटेक एक्सचेंज। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा में और क्या क्या नवाचार लाया जा सके, इसके लिए ये मिशन शुरू किया गया है। ओके, बस ज़्यादा कुछ नहीं इसके बारे में। एक्स्ट्रा मसाला की ओर चलते हैं। एक्स्ट्रा मसाला के पहला प्रश्न है कि भारत सरकार ने यमन में शांति को बढ़ावा देने के लिए किस राष्ट्र द्वारा एक पहल का स्वागत किया है? तो सऊदी अरब। यमन कुछ दिन पहले यमन में थोड़ा सा मतभेद था, तो इसलिए भारत इस पहल का स्वागत किया है। ठीक है, अगला है कि द क्राइस्ट चर्च कॉल किस देश की पहल है? तो न्यूजीलैंड की है। अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल की शुरुआत की गई है? तो असम में। मिशन सागर भारत द्वारा शुरू की गई आउटरीच पहल कितने देशों को कवर करती है? 5, खासकर जितने भी मालदीव वगैरह है। ओके, अगला है कि गोल भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय मामलों के मंत्री वर्तमान में अर्जुन मुंडा जी हैं, उनके द्वारा उनकी मंत्रालय के द्वारा एक पहल है गोल, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सब। और आप लोगों को शायद ये अब याद ही हो जाएगा कि मिशन इनोवेशन क्लीनटेक एक्सचेंज जो है स्वच्छ ऊर्जा के नवाचार से संबंधित है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर। ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। अब आपका मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न आज वाला आ गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ओके, पर्यावरण से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उस पर ऑलरेडी एक वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021 यदि आपसे थीम पूछ लिया जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम जो है ना, उसको रीस्टोर करना, रीस्टोरिंग इकोसिस्टम, यही इस वर्ष की थीम है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र को रीस्टोर करना, ध्यान रखिएगा। ओके, पहला प्रश्न आपका एक्स्ट्रा मसाला का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका डाउट्स क्लियर होगा कि पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब आयोजित किया गया था? तो वर्ष था 1974। ओके, 1974 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस आयोजित किया गया था स्टॉकहोम में। ठीक है, अगला है कि संयुक्त राष्ट्र के तहत पर्यावरणीय मुद्दों पर पहला बड़ा सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो ये 1972 में। कहाँ आयोजित किया गया था ये आपको कमेंट करके बताना है। ओके, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो पर्यावरण का रक्षा परत ओजोन परत को कहा जाता है। ठीक है, ओजोन परत पृथ्वी के किस मंडल में है? ये तो आपको पता ही होगा, बीच वाला में, समताप मंडल में है। ओके, अगला है कि पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है एवं संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है?
तो अनुच्छेद 51A 36 से 51 तक हमारा मौलिक कर्तव्य है, और उसमें 42वें संविधान संशोधन में ऐड किया गया था कि भाई पर्यावरण की सुरक्षा जो है ये हमारा मूल कर्तव्य है। ठीक है, इंदिरा गांधी भी पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर चिंता जता चुकी थी और उन्होंने ही इसे ऐड करवाया था। ओके, अगला है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस आपको पता होगा कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जल दिवस की बात कर ले तो 22 मार्च को मनाया जाता है, और विश्व जैव विविधता दिवस की बात कर ले तो 22 मई को मनाया जाता है। तो 3/22 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं, और उसके बारे में मैं कई बार चर्चा भी कर चुका हूं। तो आई होप कि अब आपको ध्यान रहेगा कि इस वर्ष की थीम क्या थी, कब से विश्व पर्यावरण दिवस मनाना शुरू किया गया। ओके, ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। 5 जून से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए थीम है कि रिस्टोरिंग इकोसिस्टम इस वर्ष की थीम थी। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अमीर बातें अब करते हैं। क्या है कि फोर्ब्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 100 खिलाड़ी की सूची में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है। हु इज़ द ओनली इंडियन प्लेयर इन द लिस्ट ऑफ टॉप 100 हाईएस्ट पेड प्लेयर्स इन द लेटेस्ट रैंकिंग रिलीज्ड बाय फोर्ब्स। तो शायद 197 करोड़ के आसपास ये पेड किए गए थे इस ईयर में। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर होता है। ओके, तो कौन है, विराट भैया, चीकू भैया। ओके, एक्स्ट्रा मसाला में जानिए कुछ बातें कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो विश्व आर्थिक मंच। हाँ, एक बात और जान लीजिए, लगातार 5वीं बार ये है, लगातार 5वीं बार फोर्ब्स की सूची में बने हुए हैं, और इस वर्ष शायद इनका रैंक 50+ है। ठीक है, मतलब 60 से कम है और 50+ है। पिछले वर्ष 60+ था, 67 या 69 के आसपास था, इस वर्ष 53 या 57 के आसपास है। ठीक है, मुझे कंफर्म नहीं है, वो आपसे रैंकिंग पूछेगा नहीं। अगला है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट कौन जारी करता है। एक्स्ट्रा मसाला का पहला प्रश्न, तो विश्व आर्थिक मंच। अगला है एक्स्ट्रा मसाला का प्रश्न कि अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो 3 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो 142, टॉप पर हमारा नॉर्वे है। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में प्रथम पर कौन है, फिनलैंड है, और भारत का स्थान यदि आपसे पूछ दे तो 139 है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम देश में भारत का स्थान क्या है। ये क्वेश्चन ही उल्टा पुल्टा है। प्रश्न ये है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान 121 है, टॉप पर कौन है, सिंगापुर है। ओके, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये सब काफ़ी बार पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। फर्स्ट पर कौन है और अपनी देश की रैंकिंग कौन है, और थोड़ा सा कौन जारी करता है, बस ये 3 पॉइंट्स याद करने होते हैं। ओके, तो आप लोगों ने देखा कि चीकू भैया फोर्ब्स टॉप 100 खिलाड़ी की सूची में एकमात्र भारतीय हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि न्यूजीलैंड के किस बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाने का पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो डेवोन कॉनवे। ओके, इनके बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता हो, अभी हाल ही में डेब्यू किए हैं तो बहुत कम लोगों को पता होना लाजमी ही है। तो ध्यान दीजिए, इन्होंने 25 साल पुराना रिकॉर्ड को तोड़ दिया है कि पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर। पहले का रिकॉर्ड था 131 रन, जो हमारे दादा सौरव गांगुली का रिकॉर्ड था। अब तो ये 200 पर आउट हुए हैं, और वो भी रन आउट किसी तरह से हुए हैं। ठीक है, तो इनका सबसे हाईएस्ट स्कोर हो गया। अब ये शायद टूटे भी ना, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चाहे आप लोग युवराज सिंह की उस 6 बॉल पर 6 छक्के की बात कर लें, या फिर IPL में आप लोगों ने 1 ओवर में 37 रन भी बनते देखा है। तो क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो फिलहाल ये रिकॉर्ड टूटा है तो आपसे पूछ सकता है। तो डेवोन कॉनवे, ओके, ये न्यूजीलैंड के बल्लेबाज है, ओपनर है टेस्ट में। और थोड़ा सा इंडिया को भी अब सतर्क होना पड़ेगा कि ये क्योंकि नया उभरता चेहरा है। ओके, और इंडिया को अपना जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है ये न्यूजीलैंड से ही खेलना है। ठीक है, चलिए एक्स्ट्रा मसाला की ओर देखते हैं। एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्न कौन है कि हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच कौन नियुक्त हुए हैं। तो रमेश पवार, बहुत बार बताया गया है। ICC की ओर से अप्रैल 2021 के लिए किसे बेस्ट पुरुष क्रिकेटर एवं बेस्ट महिला क्रिकेटर चुना गया है। तो पुरुष क्रिकेटर में बाबर आजम को और एलिसा हिली को महिला क्रिकेट में। ठीक है, विजडन ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना है। तो कोहली भैया को। अगला है कि ICC की ओर से मार्च 2021 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है, मत ही याद कीजिए, भुवनेश्वर कुमार इसका उत्तर होगा। ओके, 2021 एलन बॉर्डर पदक से किसे सम्मानित किया गया था। स्टीव स्मिथ को दूसरी बार। ठीक है, और 2020 से क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने थे। तो हमारे शर्मा जी। ओके, रोहित शर्मा जी 2020 के क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने थे। ओके दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चला जाए।
अगला प्रश्न है कि द रिजर्व बैंक हैज़ कट जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022 हाउ मच। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान में कितनी कटौती की है। चूंकि अर्थव्यवस्था ऊपर नीचे होता रहता है, सिचुएशन के हिसाब से भी इस तरह जीडीपी ऊपर नीचे होता रहता है। ओके, तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए कल रिजर्व बैंक ने थोड़ा सा जीडीपी वृद्धि घटा दिया है। ओके, 9.5% कर दिया है, पहले 10% के आसपास में था। ओके, और थोड़ा सा ज़्यादा था। ठीक है, तो 9.5% कर दिया, इसलिए थोड़ा सा शेयर मार्केट में भी गिरावट हुई है। तो ये नॉर्मल बात है, बस ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान में जो जीडीपी का अनुमान है वो कितना चल रहा है रिजर्व बैंक की तरफ से, तो 9.5%। ओके, अब देखिएगा यदि कोई और अनुमान लगाता है तो इसी के आसपास लगाएगा, 9.7, 9.8, 9 के आसपास लगाइएगा। ठीक है, अब एक्स्ट्रा मसाला की ओर चला जाए कि किस आयोग की सलाह पर आरबीआई की स्थापना हुई थी, तो हिल्टन यंग कमीशन 1 अप्रैल 1935। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है, वित्त मंत्रालय। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख। एक प्रश्न आपके लिए बनता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे। ओके, चलिए अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर। एकदम ये आप लोग जानते ही होंगे कि लेखा वर्ष का मतलब होता है कि 1 जुलाई से 30 जून। ओके, ये रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है 1 जुलाई से 30 जून। लेकिन यदि सरकार की बात कर ले कि हमारी सरकार गवर्नमेंट का जो लेखा वर्ष होता है वो कब से कब तक होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। कब तक दोस्तों, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब आइए आप लोग चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है कि किस राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता शुरू की है। तो महाराष्ट्र की सरकार ने कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता शुरू की है। ठीक है दोस्तों, कल मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम बोरिस जॉनसन के जब बता दिया था, थेरेसा में बता दिया था, तो गलती से शायद वही प्रिंट था तो मैं वही बोल दिया, गलती हो गया। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे की ओर। प्लीज़ पहले आप लोग आंसर दिया कीजिए। ओके, जितने भी लोग देखते हैं उत्तर दिया कीजिए। ठीक है दोस्तों, प्रश्न है कि नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में निम्न में से किस राज्य ने अपनी शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल परसों ये प्रश्न को कराया गया है। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए। आपके जो उत्तर होंगे इन्हीं 4 ऑप्शन में से एक होंगे। ओके, तो आपके जवाब का इंतजार रहेगा। 2-3 प्रश्न और ऊपर पूछा गया है। तो दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप अपना प्यार हमें देते रहिए और हमसे जितना हो सके हम लोग भी आपके लिए कोशिश करते रहेंगे कि नया नया कंटेंट, नई नई बातें लाई जाए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ। मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। बाय।